नमस्कार, मैं प्रियंका गहलोत, प्रिया कुमार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। लेखन का सफर कार्यक्रम की व्यक्ति विशेष कड़ी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने फ्लोरेंट पब्लिकेशन के साथ। यह कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेतना मंच और फ्लोरेंट पब्लिकेशन के सौजन्य से हम आयोजित करते जा रहे हैं, जिसमें आपसे हम मिलाते हैं एक नई शख्सियत को, एक नए उभरते हुए कलमकार को। तो इस बार मैं फिर से आप सभी के सामने हूँ एक नई कलम के साथ, एक उभरते हुए शायर के साथ। जहाँ शायरी की बात आती है तो मन कहना चाहिए कि कुछ समय के लिए ठहर जाता है। मेरा मन तो ठहरता है, क्या आपका ठहरता है? नहीं ठहरता तो ठहर जाइए, क्योंकि जिन शायर की मैं बात कर रही हूँ उनका अंदाज बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही जुदा है। तो आइए मैं उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ उन्हें मंच पर आवाज दे रही हूँ। वो कहते हैं कि फना होने की फितरत है और ऐसी है, फना होने की फितरत है और ऐसी है, ये मेरी मोहब्बत है और ऐसी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर राजस्थान से गुंजन नागर जी, शायर बकर। बहुत बहुत नमस्कार बकर जी, नमस्ते बहुत मैम। बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए मैम। प्रियंका जी, थैंक यू सो मैं मच। बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ चेतना मंच की और फ्लोरेंट टीम की ओर से कि आपने अपनी व्यस्तता में से इतना समय हमारे लिए निकाला कि आप इस समय हमसे जुड़ रहे हैं। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आज भी इनका एक मुशायरा था और वहां से ये कहना चाहिए फ्री होकर फिर आज इस समय हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, पुनः धन्यवाद कहती हूँ बकर जी। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। व्यस्तता की कोई बात नहीं है। अगर मैं आप लोगों से मिलकर आप लोगों से कुछ आज सीख सकूं, कुछ नया लेके जाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। ये आपका बड़प्पन है और एक कहना चाहिए कि परिपक्वता की निशानी है जो बात आपने कही है कि आप कुछ सीखने आए हैं, बल्कि हमने तो ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि हम सीख सके, हम जान सके और कितनी छुपी हुई कला है हमारे देश में, देश के कोने कोने में। मेरे साथ लेखन के सफर में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आज जयपुर से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करते हुए आपके साथ वार्तालाप को आगे बढ़ाती हूँ और साथ ही उन श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी अगले 30 से 40 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। आप निराश नहीं होंगे, एक यादगार शाम आप सभी को मिलेगी। मैं आपके नाम को लेके सबसे ज्यादा उत्सुक हूँ बकर जी, और शायद जो लोग अभी आपको नाम को पढ़ रहे होंगे या जो पढ़ते आए हैं, मैं तो काफी समय से आपको पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। इंस्टाग्राम पर आप ज्यादा जो है चर्चित हैं और मैं श्रोताओं को भी बताऊंगी कि एक अलग अंदाज जो है अभी आप भी सुनेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि जब आप इनको सुनेंगे तो शायद आपका शायरी की तरफ से थोड़ा सा लगाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पेन नेम जो है बकर, इसके मायने क्या है? हालांकि मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, मैं इसे गूगल करने वाली थी कि मैं ढूंढूं इस नाम के मायने क्या है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं आज शाम आप ही से पूछूंगी ताकि श्रोता भी जान सके कि क्या मायने है बकर के और आपके लेखन में इस नाम की क्या भूमिका है। अ, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। पहली चीज तो अमूमन ये होता है कि जो शायर होता है वो अपनी कलम का कोई नाम देता है, अपना पेन नेम लिखता है और बहुत सोच समझ के ये होता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि मैं मेरा सफर आपसे डिस्कस करूंगा आज 40 मिनट में। पर मैं बताऊं कि पहले मैं सिर्फ बकर का जो मतलब है वो वही है जो उस शब्द का मतलब है, बकर करना यानी बकवास करना। और ये सत्य है, मतलब इसका कोई और अर्थ नहीं है। मैं आपको ये बात सत्य बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं बहुत बकवास करता था। अब मैं थोड़ी कम करता हूँ। तो जब ये लिख रहा था तो मैं संजीदा भी नहीं था लिखने को लेके, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं अपने दिल के ख्याल लिखता था, आज भी वही लिखता हूँ, पर एक अलग तरीके से लिखता था। और तब अ, कभी बैठे बैठे ऐसा ख्याल आया कि मैं बहुत बकबक कर रहा हूँ, बकर बकर कर रहा हूँ, तो मैंने अपना नाम बकर रख दिया और वो चल पड़ा। तो फिर है ना, अब मैं आपको बताऊं, आज भी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप अपना पेन नेम बदल लीजिए क्योंकि आप बहुत संजीदा शायर हो गए हैं, अब आप अच्छी महफिलों में पढ़ते हैं। पर मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखिए, अब एक तो नाम पड़ गया है
और उसी नाम से मुझे सब लोग जानते हैं पूरे देश में, तो अब मैं नहीं बदल सकता वो। तो वो है और वही मेरा नाम है। कभी-कभी दीज़ आर द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ पर्सन। नाम बकर है पर शायरी संजीदा है, ऐसा समझ लीजिए। नहीं, बहुत ईमानदारी से आपने अपनी बात कही है। मैंने सोचा था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मिली है कि आप ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो लेखक ही क्या, जिसे बक-बक करने की आदत नहीं हो, मैं भी बहुत करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छे से आपने बताया। अगले और मैं प्रश्न की आपको बात जब बताऊँ जी, जी, नहीं, इसी में कि जी। आप बकर शब्द का अर्थ अगर ढूँढेंगी तो बहुत सारे अर्थ निकल जाएँगे उर्दू के अंदर। अच्छा। हाँ, तो अच्छा हुआ पर मैंने उनमें से एक गूगल भी नहीं मतलब किया, नहीं है। क्योंकि ये रोचक नहीं किस्सा मत ही मुझे करिएगा, पता नहीं आपको अच्छा चलता। है। नहीं, मैं आज रुक गई, जब मैं दोपहर में इस प्रोग्राम की तैयारी थोड़ा-सा सोच रही थी, मैंने आपको मैसेज डाला था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको जो गूगल करूँ, कि मैं बताऊँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं क्यों बताऊँ, मैं पूछूँगी। क्योंकि मेरा क्या नज़रिया है, मैं उसे पहले से क्यों तय करूँ, मैं जानूँ। मैं जानने के करेक्ट, लिए यहाँ हूँ करेक्ट। और जानने के लिए ही मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। तो आपसे पूछने से बिल्कुल। बेहतर फिर मुझे लगा नहीं, फिर मैं रुक गई। मैंने गूगल नहीं किया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आवश्यकता है, इतनी मज़ेदार बात जो पता चली है। और ज़रूर हमारे श्रोता भी हँस रहे होंगे, और जो लिखने वाले हैं और जो बोलने वाले हैं, वो अपने आप को ये सोच रहे होंगे कि चलिए अच्छा है हम बोलते हैं, किसी दिन हम भी शायर बकर बन सकते हैं। अगले प्रश्न की बात आती है तो वो परिचय की आती है। मैंने सिर्फ़ यहाँ परिचय आपके शहर का नाम, आपका स्टेट बताया, आपका नाम बताया। अब आपका हुँ। परिचय मैं चाहूँगी कि आप हमसे साझा करें। आप कहाँ से हैं? कहाँ से आपने शिक्षा ली है? और लेखन का जो ताल्लुक है वो कैसे हुआ? और आप हमसे बताएँ कि कहाँ-कहाँ आपने शिक्षा ली है? देखिए मैं जयपुर से ही हूँ। मैं जी, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, एक छोटे से कस्बे में सोनकच्छ नाम से का कस्बा है वहाँ पे। पर मैं यहीं पे मेरी पढ़ाई यहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ, हमेशा से जयपुर ही रहा हूँ। तो जयपुर मेरा होम टाउन ही है। मैंने जयपुर से अपनी स्कूलिंग करी है, मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है जयपुर से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत वेला था, तो इसलिए लिखने का वक़्त सोचने का वक़्त मिलता था। पर तब लिखना शुरू नहीं किया था, सच बात ये है। उसके बाद मैंने अपना एमबीए करी हैदराबाद से। मार्केटिंग एंड फाइनेंस से मैंने एमबीए करी है। एमबीए करने के बाद अब मेरा खुद का बिज़नेस है जयपुर में। मैं ये काफ़ी लोग जानते हैं, आप पहली बार जान रही मिल रही हैं, इसलिए आपको नहीं पता होगा कि मैं एक्चुअली वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन में वर्क करता हूँ। मैं जी। मेजरली टाइगर कंज़र्वेशन के प्रोजेक्ट्स करता हूँ। देश के जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, मैं सब में काम करता हूँ, वो टाइगर कंज़र्वेशन, एनर्जी कंज़र्वेशन एंड वाटर कंज़र्वेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए। क्या बात अब ये तो मेरा प्रोफेशनल करियर हो गया, है! जी, जो मैं करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस लेखन के सफर की शुरुआत मैं आपको सच बताऊं बहुत बहुत पुरानी नहीं है, और ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि वो ये सोचते हैं कि हम कब लिखना शुरू करें, या कई कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अब इस उम्र में क्यों लिखना शुरू करें, या हम अब मतलब जो यंग एज में लिखना या पढ़ना शुरू कर देता है वही आगे बढ़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैंने शायद अपनी पहली पंक्ति 3 साल पहले लिखी थी, और ये सत्य है। मैंने 3 साल पहले अपनी पहली पंक्ति लिखी थी, इससे पहले मैं कुछ नहीं लिखता था कभी भी। हाँ, मन में सुनने का बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत शौक था, वो मैं हमेशा करते आया हूँ। कभी कभी मन में कुछ गुनगुनाता रहता था। एक दिन मैंने उठाया पेन और लिख दिया। मतलब शुरुआत वहीं क्या से बात हुई, तो मुझे लगता है कि बस है! एक शुरुआत वहीं से कदम, होती है। ये जो एक कदम पहला उठाना होता कदम है। है, हाँ जी, ये पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो उस दिन मैंने लिखना शुरू किया, ख़यालों को पन्नों पे उतारता गया। कुछ लिखने के बाद क्या हुआ कि है ना, मैं आपको बताऊँ कि मन किया कि अब पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ, लोगों से मिलने में, परफॉर्मेंस देने में, स्टेज परफॉर्मेंसेस पे। तो मुझे लगा कि कहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, कुछ ओपन माइक्स ने मुझे मौका दिया इनिशियली। और इनिशियली मैं कुछ ओपन माइक्स में जाके पढ़ता था। मैं आपको बताऊँ कि एक ओपन माइक का कल्चर होता है जहाँ पे आप पैसे देके जाते हैं, आप पढ़ते हैं जी, वहाँ पे, क्योंकि वो आपको जी, मौका देते हैं, और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि मैंने भी वो काम किया है। जी, और मुझे लगता है कि क्योंकि हर इंसान मुशायरा नहीं पढ़ सकता, हर इंसान बड़े स्टेज पे नहीं पढ़ सकता, तो कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो मेरी भी जी, शुरुआत वहीं से हुई थी, जहाँ से मैंने शुरू किया। मैंने
इवेंट्स अटेंड करे, ओपन माइक्स पे पढ़े, वहां से कुछ वीडियोस कुछ चल निकले और थोड़ी सी मकबूलियत वहां से हासिल हुई। हम्म। और उसके बाद बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए, वो एक बात की बात है, जो एक बहुत मेजर स्टेप है लर्निंग का, जो हमें शायद जी हर शायर को सीखने की जरूरत है, वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। जी, लर्निंग, सीखना, कहते हैं ना मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम। तो ये जो सीखना होता है ये कितना जरूरी है, ये तो आप हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, माता पिता ने सिखाया, फिर शिक्षकों ने सिखाया। और कोई भी काम हो उसके लिए जो शिक्षा पद्धति बनी है वो बनी ही इसीलिए है कि सीखना पहले जरूरी है, कुछ भी बनने के लिए, मजबूती के बिल्कुल। लिए। और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि आपको पढ़ने का भी शौक है। मैं यहाँ हमेशा इस बात को कहती हूँ, हर लाइव में आप किसी भी वीडियो को उठा के देखिए, मैं सभी से ये अपील करती रहती हूँ कि आप पढ़ना तो शुरू कीजिए। लिखने की बिल्कुल। बात ये भी रही, ये बात आपने जो कही कि शुरुआत कहाँ से होगी, बहुत पहले से नहीं होती। आप जन्म लेते हैं उसके बाद कितनी बातें सीखते हैं और उसके बाद आपका रुख किस तरफ जाता है वो भी मायने बिल्कुल। रखता है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये लाइन बहुत पुरानी है, हालांकि मेरे मुंह से बासी लाइन क्या अच्छी लगेगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो जब बात बचपन की मैं कर रही हूँ तो मैं भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने बचपन में सोचा था कभी कि ऐसा कुछ होगा, मैं लिखूंगा? और लेखन की शुरुआत आपने बता ही दी कि सिर्फ 3 साल पहले आपने की है, तो पूर्णतः लेखन में क्यों नहीं योगदान देते हैं जब आप इतना अच्छा लिखते हैं? सिर्फ एक हिस्सा क्यों है ये खाली? नहीं, मैं ये चीज ऐसा जानना नहीं है चाहूंगी। कि ये हिस्सा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, मैं सब लोगों को ये कहता हूं कि एक आपकी प्रोफेशनल जो लाइफ है, आप उसको छोड़ के लेखन में ना कूदें कभी भी। क्योंकि एक बात, जब तक देखिए आप एक ब्रेड एंड बटर आपको कमाना है, आपको आपकी फैमिली चलानी है। बहुत सारे लोग, स्पेशली ये यंग शायर्स के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये गलती वो बहुत करते हैं। मैंने बहुत सारे यंग बच्चों को, यंग शायर्स को, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, पर मतलब अर्ली 20s में जो है आज जो शायरी कर रहे जी हैं या जो जी कविताएं सीख रहे हैं, या जो जिनको ये क्या होता है ना, नए नए मकबूलियत मिलती है, वो है ना अपना प्रोफेशनल करियर छोड़ छाड़ के इसमें लग जाते हैं। और देखिए, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप एक जगह सेटल हो जाएं, अपना एक डेली सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो आपकी सेटल हो जाए, फिर आप ये करें। जिस दिन आप यहाँ से अच्छा पैसा कमाने लग जाएं, इसमें मेहनत करें, उसमें कोई कमी नहीं है, तो आप आगे बढ़े। और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसमें, ऐसा नहीं है। हम लोग मतलब अब मैं पहले मैं पार्ट टाइम करता था, उसके बाद मैं थोड़ा प्रोफेशनली घुसा, अब फिर और थोड़ी मकबूलियत मिली तो थोड़ा और प्रोफेशनली गए। अब कुछ गजलें हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं, उनके अब म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं, बड़ी जल्दी वो मार्केट में आएंगे। तो हम लोग, ऐसा नहीं, मैं भी घुस रहा हूँ उसमें क्योंकि ये मेरा अल्टीमेट एम है, ये कि मुझे इसी में जाना है इवेंचुअली। एक आपने जो बात कही कि पहले क्यों नहीं किया कभी, ये बात सच है। और इसका भी मैं बहुत आंसर ऑनेस्टली दूंगा कि हमारी एज में, मेरे टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या करना है। सब इंजीनियरिंग कर लेते, मैंने कर ली। सब एमबीए कर रहे थे, मैंने कर ली। हाँ, मतलब ये सत्य है। अब जाके मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी मैं पैशन से करता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, मैं टाइगर कंजर्वेशन करता हूँ, वो मेरा पैशन है। तो अब मैं अपने दोनों जो काम कर रहा हूँ, शायरी कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ जो मेरा पैशन है। और मैं सबको ये कहता हूँ कि वही करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है। हाँ, देखिए आपने दोनों पक्ष रखे हैं लेखन के। एक पक्ष ये भी रखा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं लग जाना है, ये बात भी आपने बिल्कुल सही भी है। और कहना चाहिए कि कुछ जो रास्ते होते हैं वो कई रास्तों से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल। है ना? तो भटकने से बेहतर है कि कड़ी दर कड़ी आप जुड़ते जाएं उन चीजों को। बिल्कुल। और कला जो होती है वो साधना मांगती है, बिल्कुल। साधना के लिए सब्र जरूरी है, सीखना जरूरी है, सीखते जाने के लिए पढ़ना जरूरी है, और बिल्कुल। काम कोई भी हो उसके लिए पढ़ना जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहूंगी कि आपने बताया आप पढ़ने का शौक रखते हैं, तो पसंदीदा लेखक कौन है और क्यों वो आपको पसंद है? उनकी लेखन की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं? देखिए, मुझे हमेशा से वही शायर या लेखक पसंद ज्यादा रहे हैं जो सादी भाषा में लिखते हो। सॉरी, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन कि मुझे वो एक शायर क्यों नहीं पसंद है या क्यों पसंद है, नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है, पर वो काफी जो बड़े नाम है
मैं उनको बहुत फॉलो इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी शायरी मुझे बहुत मुश्किल लगती है और मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो क्लासिकल उर्दू शायरी से बहुत आगे निकल गई। जी। हम अब क्लासिकल उर्दू शायरी ना सुनते हैं ना सुनना पसंद करते हैं ना हमें समझ भी आती। देखिए मैं बेसिकली हिंदी बैकग्राउंड से, मेरी उर्दू मेरी फर्स्ट फर्स्ट टंग नहीं है। तो हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी उर्दू फर्स्ट टंग नहीं है उनके लिए क्लासिकल उर्दू शायरी सीखना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आप उर्दू की शिक्षा ले रहे हो। तो मुझे भी जी। हमेशा से पर्सनली जैसे दुष्यंत कुमार साहब बहुत पसंद थे हैं। या फिर आप अगर देखें तो बशीर बद्र साहब हैं या साहिल लुधियानवी साहब थे या फिर निदा फजली साहब हैं। इनकी शायरियां मुझे इसलिए हमेशा बहुत पसंद आई हैं क्योंकि ये बहुत सादी जबान में लिखते बिल्कुल। हैं बिल्कुल। और वो कनेक्ट बहुत अच्छा करती है। जी। और ऑनेस्टली कोई एज पर्सनल फेवरेट एकदम नहीं है मुझे। मैं हर किसी को पढ़ना और सुनना पसंद करता हूँ। मैं आज नए शायरों को भी पढ़ता हूँ। मैं रेखता उठाता हूँ। रेखता पे से कोई नया एक शायर उठा के उनकी 10 गजलें वो सब पढ़ लेता हूँ मैं क्योंकि हर जगह से सीखने को मिलता है। जी, बिल्कुल। ये कोई बात वैसे नहीं है कि आपको, ये सिर्फ़ एक प्रश्न था, जिज्ञासा थी कि जो लोग लिख रहे हैं बिल्कुल। और इतना अच्छा लिख रहे हैं, वो पढ़ते क्या हैं? जैसे कहते हैं ना कि आप खाते क्या हैं भई? ऐसे लगते कैसे हो कि खाते क्या हो? तो ये बात आ ही जाती है मन में कि पढ़ते क्या हो? जब पढ़ने की बात आती है, तो मेरी भी मन में जिज्ञासा थी कि मैं भी जानूँ। जैसे आपने अभी जिन-जिन शायरों का नाम लिया, दुष्यंत कुमार जी हैं और निदा फ़ाज़ली साहब हैं, और मैंने अभी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब की किताब मैंने मँगाई थी। आप यकीन मानिए वाक़ई में कितना, बहुत खूब। हमारे जैसे बहुत यहाँ खूब। क्लिष्ट हिंदी होती है, लेकिन वो बहुत सख्त उर्दू है। उसे समझने के लिए, उसकी एक पन्ने को पढ़ने के लिए कितना सब्र चाहिए वो मैं जानती हूँ, और वही वही है। उसके मायने अगर नहीं समझे तो वो पढ़ना बेकार है। बिल्कुल। तो यहाँ जब बात दुष्यंत कुमार जी की आती है कि उन्होंने तो हिंदी गज़लों का जो है मायने ही खड़े किए हैं कि हिंदी गज़लें लोगों के अस्तित्व में आई, लोगों ने जानी कि हिंदी में भी गज़लें लिखी जा सकती हैं, हिंदी में बिल्कुल। शायरी की जा सकती हैं। साये में धूप उनकी मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत प्यारी गज़लें किताब हैं है। उसमें। हम्म। अब जब बात यहाँ विधाओं की भी आ रही है, उर्दू की भी आ रही है और भाषा की भी आ रही है, तो अगला प्रश्न मेरा उसी से रिलेटेड है कि साहित्य में व्याकरण विधाओं का अपना महत्व है, क्योंकि किसी बिल्कुल। संस्कृति भाषा के निश्चित मापदंड होते हैं। आप हम सभी जानते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए इसका व्याकरण सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और आप पिछला उठा के देखिए साहित्य, या वर्तमान में उठाकर देखिए, तो नई विधाओं से लेकर विधाओं से हटकर भी जो है लोग लिखने के प्रयोग करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके विचार में ये बताइए कि लेखन में भाव या विधा में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों है? अगर अ, बिल्कुल, जी। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसने मेरी जर्नी को डिफाइन किया है, मैं आपको बताऊँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा इस चीज़ में चूँकि ये मैं अमूमन देखता हूँ कि मैं काफ़ी सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ कि वो मुझे ये कहते हैं या वो बात करते हुए उन्हें सुनता हूँ कि यार हम गज़ल की भाषा में कहते हैं कि हम बहर क्यों सीखें? बहर इज़ व्याकरण ऑफ शायरी। हुँ, तो हुँ। कि हम ये ग्रामर क्यों सीखें? हम आज़ाद लिखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज़ाद लिखना चाहिए और बिल्कुल लिखना चाहिए। ठीक है, आपको आज़ाद लिखना चाहिए, आपके वो भाव हैं, आपको डेफ़िनिटली लिखने चाहिए, पर आपको आज़ाद लिखने का हक सिर्फ़ तब है जब आपको ग्रामर आती हो। हुँ। जिस दिन आपको ग्रामर आती हो, आपको अच्छे से टेक्निकलिटी सारी पता है, उसके बाद आप आज़ाद लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं। उससे पहले तो आप सिर्फ़ है ना टाइम पास कर रहे हैं कि आप क्योंकि सीखना नहीं चाहते, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आज़ाद लिख रहा हूँ। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो आपने सवाल पूछा ना कि भाव या व्याकरण, मेरे हिसाब से दोनों ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि व्याकरण से जो भाव आप प्रकट करना चाह रहे हैं या जो भाव आप लिखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उसकी ब्यूटी निखर के आती है और कुछ नहीं होता है। ये जो ग्रामर और कुछ नहीं करती है, उस पूरे सेंटेंस को एक तरीके से ब्यूटीफाई कर देती है। तो वो ज़रूरी है। जैसे वही हिंदी भाषा में अलंकार होते हैं, पद अलग-अलग। लिखे जाते हैं, बिल्कुल। छंद कविताएँ लिखी जाती हैं, दोहे लिखे बिल्कुल। जाते हैं। वो बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि उसको खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए जो लिखना तो चाहते हैं, लेकिन विधा से, स्वतंत्र विधा जिसे नाम दे दिया गया है कि स्वतंत्र विधा में लिखते हैं, बिना किसी हुँ। बंधन के लिखते हैं, छंद मुक्त कविताएँ लिखते हैं। तो
अगर वो विधाओं में ही उलझेंगे तो कहीं न कहीं चूक हो जाएगी, वो अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाएँगे। नहीं, तो मैं ऐसा नहीं या उस लिखे के कोई मायने नहीं होंगे? क्या स्वतंत्र विधा मायने नहीं रखती है? नहीं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा आपको कि स्वतंत्र विधा जी, मायने नहीं रखती है। आप जी, देखें कि निराला साहब ने कितना जी, स्वतंत्र लिखा है, कितना जी, स्वतंत्र लिखा है, पर उन्होंने लिखा कब जी, था जब उनको सब आता था। आप देखिए कि जी, आप पे कोई बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपको विधा नहीं आती। आप ये बात समझे जो जी, मैं आज की यंग जनरेशन को हाँ समझाना जी। चाह रहा हूँ, जो सीख जी, रहे हैं जी, लोग उनको, जी, कि आप स्वतंत्र लिखें, पर आपको हुँ, विधा आनी चाहिए। और मुझे नहीं हुँ, लगता कि आप विधा के चक्कर में ये होता है। देखिए मेरे साथ भी हुआ है कि है ना, लोग, मैं भी ये कहता था कि यार है ना, जब मैं बहर सीखना शुरू करी, पहले मैं आपको बताऊं, मैं एकदम बेबहर पढ़ता था पहले। जब जी, मैंने ओपन जी, माइक में शुरू किया था, बेबहर पढ़ता था। और थोड़ी सी मकबूलियत मिल गई थी तो है ना, वाह वाह लोग कर रहे थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था बहर क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। फिर मैंने जाके कहीं मुशायरा पढ़ लिया और वहां पे मुझे बहुत जी। जूते पड़े। और उस दिन इतनी, हाँ मतलब लिटरली जूते नहीं पड़े थे, आप समझे। तो पर उस दिन इतनी बेइज्जती हुई, अंदर से फील हुई कि है ना, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप छोड़ देते हो या आप ये गाली देते हो कि है ना, ये सब फालतू बात है, विदा नहीं सीखनी है, ये सब वो हुँ, सब, है हुँ, ना, हम तो आजादी लिखेंगे। या आप दूसरा रास्ता चुनते हो जहाँ पे आप मेहनत करते हो। मैंने बहुत बिल्कुल। मेहनत करी है पिछले 1 डेढ़ साल में, बहर सीखने में, एक एक ग्रामर सीखने में, और आज भी सीख रहा हूँ। एवरी सिंगल डे आई एम लर्निंग। पर जी, अब इस पोजीशन पे हूं कि अब मैं, वो एक फेज आया था जब मैं ना, मेरे ख्याल खो जाते थे क्योंकि हम विदा सीख रहे थे। वो चार हुँ, पांच महीने का फेज होता है, वो फिर चला जाता है। अब सारे के सारे ख्याल ऑटोमेटिकली ग्रामर में ही आते हैं। क्या बात है! बढ़िया। तो मेहनत का फल है, जो सामने है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत तो है ही नहीं कि इतने सारे लोग आज आपको सुन रहे हैं और वाह-वाही भी कर रहे हैं और हम भी आपकी तरफ आकर्षित हुए कि सुने, जाने कि आखिर है क्या बकर। बहुत बढ़िया बात आपने बताई है और जितनी स्पष्ट तरीके से ये बात बताई है कि विधा के क्या मायने हैं और ख़यालों के क्या मायने हैं। बहुत सुंदर बात कही। शुक्रिया। अगली बात हिंदी भाषा के लिए है। हालाँकि आप उर्दू में लिख रहे हैं लेकिन हिंदी भाषी नहीं हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ। मातृभाषा हिंदी है। नहीं, बहुत मैं दोहे समृद्ध है भी लिखता हमारा हूँ, मैं हिंदी। छंद भी लिखता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, बताइए। मैंने तो शायरी ही सुनी है और बहुत कम पसंद लिखता आई हूँ है। पर हाँ। जी, जी। हिंदी साहित्य जैसे कि बहुत समृद्ध है, आप जानते हैं, पढ़ते आए हैं और उनकी उपभाषाओं में भी हिंदी की तो उपभाषाएँ भी, बोलियाँ बिल्कुल भी राजस्थान में ही बिल्कुल अलग है। मैं खुद 3 बिल्कुल। साल प्रवास करके आई हूँ राजस्थान में, वहाँ की भाषा को नज़दीक से सुना है मैंने। हालाँकि पढ़ने का मुझे राजस्थानी साहित्य पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिल है पाया, नहीं, ज्यादा है लेकिन भी नहीं। हम्म। हाँ, तो लेकिन लोगों से जो मिली हूँ, तो उनका बोलचाल की भाषा कुछ वहाँ के गीत वगैरह जैसे सुने हैं। तो उपभाषाओं में भी लेखन होता है और हिंदी साहित्य का एक अपना भरा पूरा संसार है। उसके बावजूद जो हिंदी लेखन है और रचनाकार हैं, उनकी कहीं न कहीं अवहेलना होती आती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या प्रयास हो हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए आपके हिसाब से कि जिसको करने से हिंदी और ऊपर जा सकती है, उसका साहित्य थोड़ा और विस्तार पा सकता है और लोगों की नज़र में आ सकता है? देखिए, जो सवाल आपने मेरे से पूछा है ना, इसका अगर मैं जवाब दूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, पर मैं दूंगा क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जी। क्योंकि मैं बहुत वो साफ बात आपने करने अपनी से, वो आप अपनी हाँ लाइन में बोल ही चुके हैं, मैं दुश्मन बना रहा हूँ। मैं हाँ। चाहूँगी बकर जी उस लाइन के साथ आप आगे शुरू करें। मैं गुज़ारिश करूँगी कि वो लाइन आप पढ़ के सुनाएँ पहले। कौन सा वाला दुश्मन बना रहा हूँ? सबको अपने हाँ, खिलाफ करना है। हाँ सबको जी, वही, वही। सबको अपने खिलाफ करना है, यानी क्या कचरा साफ करना है। क्या बात है! सबको अपने खिलाफ करना है, यानी क्या कचरा साफ करना है। मेरे कातिल को जाके ढूंढो यार, मेरे कातिल को जाके ढूंढो यार, मुझे उसको मुआफ करना है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्दा। देखिए, दो चीजें हैं। एक, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग पीढ़ी है हिंदी साहित्य में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, किताबें, सब कुछ किया है। पर उन्होंने अपने इस ज्ञान को ट्रांसफर नहीं किया है अपनी यूथ जनरेशन में। आई एम सॉरी टू हुँ, से, पर ये सत्य है। एक बड़ी परेशानी क्या है कि हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग वो हैं जो उस ओहदे पे बैठे हैं,
वो नीचे से लोगों को ऊपर आने ही नहीं दे देते थे। और उस जी। वजह से देखिए यंग जनरेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है लोग, पर बहुत कम लोग हैं जो हिंदी साहित्य में स्पेशली यंग लोगों को मौका देके ऊपर आने देते हों। अमूमन ये उर्दू साहित्य में ज्यादा होता है, क्योंकि मुशायरे भी ज्यादा होते हैं, तो आप देखें शायद उनको मौका भी ज्यादा मिलता है। तो एक वो कारण है जिस वजह से दूसरा एक कारण ये भी है कि देखिए कुछ टाइम से, और स्पेशली पिछले 3 साल में जब लॉकडाउन लगा, शायरी बहुत फेमस हो गई। मैं एक बहुत बड़ा कारण है कि लॉकडाउन लगने का कि लोग बहुत खाली थे, उन्होंने बहुत शायरी सुनी है। तो एक वो शायर जो थे इंडिया के, पाकिस्तान के, वो सब चल पड़े, मतलब हमारी भी दाल रोटी चल पड़ी उस चक्कर में। तो शायरी चूंकि शायरी में ट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो लोग ज्यादा शायरी लिखने की कोशिश करते हैं। और ऑनेस्ट बात यह है कि बहुत सारे यंग राइटर्स जो हमारे हैं, वो उनको खुद को नहीं पता है कि वो शेर लिख रहे हैं, कि वो मतलब हिंदी की कविता लिख रहे हैं, उनको पता ही नहीं। जी। जी। तो सीखना जरूरी है मेरे हिसाब से, यहाँ दोनों तरफ से है कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं रहे, और जो लोग सिखा सकते हैं दे आर नॉट डूइंग इनफ टू टीच द पीपल। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कारण है। और कई मेरे साथ जो रचनाकार यहाँ जुड़े हैं, उन्होंने ये बात कही है कि लोग जो है मौका नहीं देते हैं। और ये वाली बात आज आपने जो बोली है, वाक़ई में मेरा शायद इस तरफ ध्यान नहीं गया था, या हो सकता है कि गया भी हो तो मैंने इस तरफ इतना सोचा भी नहीं कि सिखाने की जो बात होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। आप किसी भी कला को देखिए, हम लोग जगह-जगह से ढूँढ के अलग-अलग विधाओं को तो सीख रहे हैं, लेकिन जो अपनी ही विधाएँ हैं, उन्हें वो नहीं भूलते जा सीखते। रहे हैं। और जबकि वो विधाएँ ऐसी हैं कि जब उनमें पढ़े जाते हैं, जब छंद पढ़े जाते हैं या दोहे पढ़े जाते हैं, कबीर के दोहे देखिए, कबीर के बाद, रहीम के बाद कितने दोहे ऐसे हैं जो इतने फेमस हुए हैं, क्योंकि लिखे नहीं गए, क्योंकि वो ज्ञान जो है वहीं का वहीं संकुचित हो गया, वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। और अगर पहुंचा भी है तो लोगों ने आधा सीखा, आधा छोड़ा। कहीं ये भी हुआ कि किसी ने सिखाने का प्रयास किया तो उसको ये लगा कि ये सीख जाएगा तो कहीं ये ना हो कि कल के दिन जो है मैं खत्म हो जाऊं। वो जो एक एक दौड़ एक में दोहों लोग की लगे हैं। परेशानी और है जो आप कह रहे हैं ना, दोहों के जी। साथ की हमने बचपन से यही सीखा है, हमने जितनी बार दोहे पढ़े हैं या सीखे हैं, हमने हर जी। बार दोहे यही सीखे हैं कि दोहे कुछ ऐसी चीज होती है जिससे आपको कोई ज्ञान मिलता है, या जिससे आपको कोई अच्छी चीज हम्म। सीखने को मिलती है। दोहे की हम्म। कोई भी लाइन होगी, करत करत अभ्यास है, हम्म। गणपति होती गादर हम्म। ब्याह होता, हम्म। एग्जैक्टली एक्स वाई जेड 2000 दोहे जो हमने आज तक सुने हम्म। होंगे। पर ऐसा है नहीं। जी। आप दोहे भी एक विधा है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आप उसमें इश्क के बारे में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल पर लिख ये लोगों सकते को हैं। पता नहीं है। जी। तो वो एक कहना चाहिए कि दिमाग में बिठा दी गई बात होती है ना, जैसे कुछ रूढ़िवादी बिल्कुल। ज्ञान हमारे दिमाग में बचपन से बिठा दिया गया है। कुछ प्रथाएँ बिठा दी गई हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे ही होनी है। तो कुछ नया करने से जो डर होता है, कहीं न कहीं मुझे भी ये चीज़ बकल-सी लगती है कि हिंदी साहित्य में लोग पैर इसलिए भी पीछे खींचते हैं क्योंकि हिंदी विधाओं के प्रति जो है लोगों के मन में बड़ी सारी गलत धारणाएँ होती हैं, कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। सीखने से पहले ही जो है ना डरा दिया जाता है। हाँ, पर ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं कि हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य की जो ग्रामर है ऑलमोस्ट सेम है, जी। कोई ज्यादा जी। फर्क नहीं है। मतलब जी। हम बहर कहते हैं, आपके अपने अपन यहाँ पे अपने छंद कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं, वो सेम ही आप देखेंगे। वो कोई गीत गा रहा है, वो हिंदी की उर्दू की बहर सेम चलती है, कोई फर्क नहीं अच्छा। है उसमें, बहुत सारा सेम है। य यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जब आपने ये वाली बात बोली कि लोग सिखाते नहीं, ऊपर बढ़ने नहीं देते। जो लोग बैठे हैं उस ओहदे पर, वो लोग जो है प्रयास नहीं करने देते हैं, और जो प्रयास करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते। तो आपने भी इतनी मेहनत की है, कहाँ-कहाँ से ज्ञान इकट्ठा किया है लिखने के लिए, और आज बहर में आप गज़ल भी लिख रहे हैं, शेर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। आप आगे करेंगे कुछ ऐसा कि जो है अ, हम ऑलरेडी कर रहे आप हैं। इस ज्ञान को आगे तक पहुँचाएँ? हम 2 साल से कर रहे हैं। तो मुझे कब हमारा एडमिशन मिलेगा? हमारा एक मंच है द जी। आर्टशाला स्टूडियोज, जी। पिछले 2 साल से है। नॉर्थ जी। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मंच है, सब लोग जानते हैं। हम एक बहुत बड़ा, हमारी प्रॉपर्टी जिसका नाम है बज़्म कलम, बहुत जी। बड़े मुशायरे होते हैं उस पे, हम वो जी। कराते हैं। हमारे ओपन माइक्स होते हैं, हम वो कराते हैं। हम लोग ने एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर कर रखा है कि हम लोग ओपन माइक्स में यंग लोगों को मौका देते हैं, वहां से हम जी। लोग लोगों को छांटते हैं, वहां से फिर हम हुँ। लोग ट्रेनिंग देते हैं। हुँ। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें, आई एम हुँ। सॉरी, हुँ। हाँ, तो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं हम उन लोगों को मौका देते हैं।
उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी सीखते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं जी हमारे साथ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जयपुर में कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ पे। एक जी शायरी का जो ग्रुप है हमारा, मैं आपको बताऊं, अगर आप जयपुर जयपुर के शायर निकाल लें तो एक देश का जी। है ना 8 घंटे का मुशायरा हो सकता है और वो एक सुपर हिट जाएगा। ऐसे शायर बैठे हैं जयपुर में, हमें किसी की क्या जरूरत नहीं, इतने अच्छे शायर बैठे हैं यहाँ पे। तो जी और ये सब लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, तो हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, रोज रेगुलरली मिलते हैं और ऐसे आगे बढ़ जी रहे हैं। और इसमें हमारा जो ग्रुप है ये हेल्प करता है कि हम रेगुलरली जो इवेंट्स करते हैं उससे हम जो मुशायरा भी होता है, तो मुशायरे भी होते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि है ना बड़े बड़े शायर, चिराग शर्मा, वरुण आनंद, रेखता से सालिम सलीम साहब, ये सब इन्होंने शिरकत करी थी इस बार। पर हमने नए लोगों को भी पढ़वाया था उसमें, तो उनको भी ये मौका मिला कि यार अरे जयपुर में इतने अच्छे लोग हैं, तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी ये सब। तो ये तो छुपी हुई बात थी, आप छुपे रुस्तम है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपने छुपाई हुई है। और बड़ा नहीं अच्छा नहीं, आप प्रयास है कि पूछेंगे आप मैं बताता रहूंगा। जी, ये बड़ी अच्छी बात। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आपकी पसंदीदा आप ही की कोई एक गजल अगर आप हमसे साझा करें। आपके सुनाने का जो अंदाज थी, जिसकी तारीफ मैंने कार्यक्रम की शुरू में की, तो वो मैं चाहूंगी कि श्रोता जो है निराश ना हो, तो उन तक आपकी एक गजल। अम, शीशे में देख कर वही शीशा तलाशना, शीशे में देख कर वही शीशा तलाशना, वैसा है जैसे अक्स में चेहरा तलाशना, जो टूट के जो टूट के हो गया है चूरा ही हिज्र में, जो हो गया है टूट के चूरा ही हिज्र में, आसान नहीं है दिल का वो हिस्सा तलाशना, आसान नहीं है दिल का वो हिस्सा तलाशना, ढूंढो तो मिल ही जाएगा दीवाना इश्क में, ढूंढो तो मिल भी जाएगा दीवाना इश्क में, मुश्किल नहीं है अक्ल का अंधा तलाशना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक शेर और सुनाऊंगा, कि लंबी गजल है तो एक ही शेर और सुनाऊंगा कि जी जिस दि, अ, जिस दिन तुम्हें खबर मिले जन्नत की दोस्तों, जिस दिन तुम्हें खबर मिले जन्नत की दोस्तों, जिंदा तलाशना मुझे मुर्दा तलाशना, क्या बात है, जिंदा बहुत बढ़िया, तलाशना मुझे मुर्दा तलाशना। बहुत बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। मतलब सुनाने का लहजा और कलम की रवानी आपकी ऐसी है कि कुछ समय के लिए सुनने वाला जो है पॉज हो जाता है, जड़ हो जाता है, और बहुत कब आप शुक्रिया। शेर कह के बात खत्म कर भी देते हैं, लेकिन उसकी जो मदहोशी है लिखने की और आपके पढ़ने की जो अदा है, वो बहुत देर तक असर करती है। बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया। और शायद अभी यहाँ ये लाइव प्रोग्राम है, अगर होता तो वाकई में जो कार्यक्रम है वो तालियों की गड़गड़ाहट से बढ़ जाता। और समय भी जो है इशारा कर रहा है, तो एक अंतिम प्रश्न है। हालांकि आपने बातों बातों में बहुत अच्छी बातें हमसे साझा की हैं, और जो लोग सुन रहे हैं या बाद में इस लाइव को सुनेंगे, तो वो बहुत सारी चीजों को जान पाएंगे। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी कि स्पष्ट रहना है और ईमानदार, जो आपको आता है उसके प्रति भी, जो आपको सीखना है उसके प्रति भी। और सीखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है, मेहनत कितनी जरूरी है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। और आज एक उदाहरण जो है हमारे सामने शायर बकर है, कि 3 साल पहले एक शुरुआत, एक कलम चलाने की, और उसके बाद आज ये जगह कि आप सिखा भी रहे हैं और खुद भी सीख रहे हैं। तो कहना चाहिए कि परिपक्वता वही है कि जहां आप कुछ दे सकें। पाने की लालसा हर किसी में होती है, लेकिन अगर आप दे पा रहे हैं, देने लायक। बचपन में हमने बात सुनी थी, मम्मी पापा कहते थे कि बेटा हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि आपको देने लायक बनाए। तो वो देने लायक बनने के लिए पहले कमाना पड़ता है। उस कमाने के लिए मेहनत कितनी जरूरी है, आपसे इस बातचीत के बाद मुझे ये बात मन में घर कर गई है कि मेहनत से ज्यादा कोई काम नहीं आता, हर काम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। फिर भी मैं थैंक यू चाहूंगी मैम। कि जो नवीन लेखक हैं और लेखिकाएं हैं, आप उनके नाम अगर कोई खास संदेश आपके मन में हो कि आप ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि जो लिखने वाले हैं वो कई बार पीछे हट जाते हैं, बीच में छूट जाता है, तो उनके लिए बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक थैंक यू। पहले तो प्रियंका जी,
पहली बात तो अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम सच्चाई से जो मेरे मन में है वो मैं साफ बोलता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज से। आपने जो ये बात कही, मैं मेरे जितने भी दोस्त हैं जो इस सफर में साथ हैं, देखिए क्या है, हम सब एक सफर में, ऐसा समझे हम एक ब्रिज पे चल रहे हैं, कोई आगे है कोई जी पीछे है, हम सब चल रहे हैं पर। जी जी और एक बड़ी चीज मैं आप सबको बताऊं कि है ना, आप जब इस सफर में आगे चलेंगे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी टांग खींच के आपको नीचे गिराएंगे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो आपको बात बात पे डिमोरलाइज करेंगे, आपको बोलेंगे आपको कुछ नहीं आता, आप बेकार लिखते हो, आप घटिया लिखते हो, आपके ख्याल खराब है, आपको बहर नहीं आती है, आपको ग्रामर नहीं आती है, आपका तलफ्फुज खराब है, सब कुछ। और ये सब कुछ मैंने सुना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब इनमें से एक भी ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने नहीं सुनी है कि तुम घटिया शायर हो, सब कुछ मतलब बकवास हो, बकरी हो, नाम बकर है, XYZ। तो ये सब सुनने के बाद भी रुकना नहीं है। अगर आपने ठान लिया आपको सीखना है तो आपको रास्ता मिलेगा, आपको सिखाने वाले भी मिलेंगे, आप दिल से सीखें, मेहनत करें, उसमें कोई कमी ना रखें, खूब पढ़ें। लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत पढ़ें, शायरी कम पढ़ें, ज्यादा प्रोज पढ़ें, किताब कविताएं पढ़ें, स्टोरीज पढ़ें, XYZ फिलोसफी पढ़ें, वहां से आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो कुछ भी पढ़ें पर पढ़ें बहुत, और आगे बढ़ते रहें। जी। मैं तो बातें सुनते सुनते मुझे लगा कि अभी और भी बात कुछ कहेंगे। मैं थोड़ा नहीं, देर के लिए मैंने कट आपकी शॉर्ट कर दिया, नहीं तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, जी बकर बिल्कुल हूँ बोलिए नहीं। बहुत अच्छी और यादगार ये मुलाकात है और मेरी पहली मुलाकात है। ये तो इंस्टाग्राम पर आप आए दिन लाइव आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि आप वहाँ लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए बात कीजिए। बात करने के बहाने उनकी बातें जो निकलती हैं, जो वो सुनाते हैं कुछ लोगों की मैंने सुनी और साथ-साथ आप अपनी भी सुनाते हैं। बड़ा अच्छा ये काम है और ये बात जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो बात आपने कही वो काम आप खुद भी कर रहे हैं, यानी कि सिखाने का काम। बहुत अच्छा लगा और आशा थैंक है यू कि सो मच। जितने श्रोता हमसे यहाँ जुड़े हैं या आगे भी जुड़ेंगे, वो लोग इस कार्यक्रम को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे भी और अगर आपके समय ने जो है हमें मोहलत दी तो हम अगली बार भी आपसे जुड़ेंगे और बहुत सारी नए सवालों के साथ मैं आऊँगी आपके साथ में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। जब मैं शायद दोबारा इस लाइव को रिकॉर्डिंग देख रही होंगी तो जरूर शायद मेरे मन में फिर कोई सवाल आएगा। मैं लिख के रखूँगी जरूर और ज़रूर आपसे पूछूँगी। जरूर तो जरूर। दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे जयपुर से गुंजन नागर जी, असल नाम उनका ये है और पेन नेम शायर बकर। बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा रोचक किस्सा इन्होंने बताया भी और आज इन्होंने समय दिया। पुनः चेतना मंच और फ्लोरेंट टीम की ओर से मैं धन्यवाद कहती हूँ और आप सभी को कहूँगी कि लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। तो अगली बार इसी कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर होंगे एक नई कलम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू बकर सो जी। मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार।